बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कायदे मोहम्मद अल जिन्ना को एज़ गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान डिस्कस करेंगे। तो वो टाइम पीरियड जब पाकिस्तान बन जाता है 1947 से लेकर जब तक कायदे मोहम्मद अल जिन्ना ज़िंदा है और गवर्नर जनरल के ओहदे पे फ़ाइज़ है। उसमें आप देखते हैं 14 अगस्त 1947 को जो है पाकिस्तान का क़याम होता है और 15 अगस्त 1947 से कायदे मोहम्मद अल जिन्ना जो है पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल होते हैं। और यही गवर्नर जनरल जो है तकरीबन 13 महीनों तक रहते हैं क्योंकि उनके बाद उनकी सेहत जो है उनको इजाज़त नहीं देती और उनको बहुत कम वक़्त मिलता है कि जिस मुल्क के लिए उन्होंने कोशिश की थी उसको अच्छी तरह बना सकें, उसको अपनी खुद मुख्तार बना सकें। लेकिन जो भी थे 13 महीनों में उन्होंने वो कुछ किया जो बाद में आने वाले बहुत से लोग नहीं कर पाए। तो एज़ अ गवर्नर जनरल जो मेन चीज़ें थी उसको हम देखते हैं क्या-क्या थी। वैसे तो बहुत कुछ था उन्होंने मतलब दिन-रात जो कुछ उनसे होता रहा वो करते रहे। वो एक लेक्चर में नहीं बल्कि पूरी किताब उसको चाहिए करने के लिए। तो जो मेन चीज़ें हैं जिसको हम देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट थी वो क्या थी। सबसे पहले जब 15 अगस्त को कायदे मोहम्मद अल जिन्ना गवर्नर जनरल बन जाते हैं, तो सबसे पहले पाकिस्तान की पहली काबीना वो बनाते हैं। काबीना में शुरू में 7 लोग होते हैं, तो वो कोशिश करते हैं इस काबीना में वो लोग हों क्योंकि अब इलेक्शन हो नहीं सकते थे इस टाइम, कोई दूसरा तरीका था नहीं। तो इस तरह के बंदे जो सबसे बेस्ट जो थे उनको लाया गया ताकि वो पाकिस्तान को रन कर सकें और पाकिस्तान जो है किसी की मतलब मोहताजी पे ना रहे। तो इसी तरह पहली जो कॉन्स्टिट्यूंट काबीना जो है वो बनाई जाती है 15 अगस्त 1947 को बनाई जाती है। उसके बाद जो है अब कॉन्स्टिट्यूशन भी मुल्क के पास नहीं होता उसको आपने कैसे रन करना है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है उसमें तरमीम लाई जाती है और उसको फिर पाकिस्तान का आइन बनाया जाता है। तो आप देखें पाकिस्तान के पास आइन नहीं होता और यही आइन करते-करते 1956 में जाके पाकिस्तान के पास एक आइन आता है। तो ये आइन बनाना बहुत एक मुश्किल काम था और कायदे मोहम्मद अल जिन्ना के पास इतना टाइम नहीं था कि वो इस आइन के ऊपर बना सकें, हालाँकि वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना लेते और उनके ज़िम्मे काम लगाते हैं कि आप लोग मुल्क के लिए एक आइन बनाएँ। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी इसमें बहुत से मसले आते हैं, उसमें हम देखेंगे कि क्यों इतनी देर से जो है कॉन्स्टिट्यूंट पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इतनी देर से क्यों बनी। फिर सबसे पहले जब वो कैबिनेट बनाते हैं, फिर कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स करते हैं 1935 को। उसके बाद उनकी एक कोशिश होती है कि पाकिस्तान को दुनिया में रिकॉग्नाइज़ कराएँ, ताकि दुनिया जो है भी इसको एक मुल्क तस्लीम करे। तो उनकी कोशिशों से जो है 30 सितंबर 1947 को यहाँ पे सर ज़फ़रुल्लाह खान होते हैं, उनको भेजते हैं कि आप चाहे इसको मुल्क को रिकॉग्नाइज़ करें। ज़फ़रुल्लाह खान वो बंदा होता है जो ब्रिटिश के दौर में ब्रिटिश एजेंट टू चाइना भी जाता है और फ़ॉरेन पॉलिसी मतलब इसकी ब्रिटिश के दौर में बहुत ज़्यादा सर्विसेज़ होती हैं इंटरनेशनल सर्कल में। तो इससे कायदे मोहम्मद अल जिन्ना जो है इसको भेजते हैं कि आप जाएँ और पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज़ कराएँ। और मतलब देखिए अगस्त, सितंबर विदिन आप देखें तकरीबन 1 महीना या उससे थोड़े से टाइम पीरियड में पाकिस्तान जो है वो रिकॉग्नाइज़ हो जाता है। वरना मुल्कों को तो बहुत अरसा लगता है रिकॉग्निशन के लिए। फिर इसी तरह वो देखते हैं एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए कौम जो है मुल्क बगैर एजुकेशन के नहीं रहना चाहिए। सब एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो 1947 में आते ही वो उस पे काम करते हैं कि पाकिस्तान की एजुकेशनल पॉलिसी होनी चाहिए ताकि कोई बच्चा, नई नस्ल जो है, लोग जो है वो एजुकेशन से महरूम ना रहें। फिर इसी तरह मुल्क को एक कैपिटल चाहिए जहाँ पे उसका सेंटर हो, तो इमरजेंसी बेसिस पे कराची को कैपिटल डिक्लेयर किया जाता है। उसकी वजह ये होती है क्योंकि कराची समंदर के थ्रू भी कनेक्ट करती है और इंडिया से भी करीब है। जो कुछ ट्रांसपोर्टेशन आपने करनी है, सामान सब कुछ, वो उस टाइम आप कर सकें जो कैपिटल हिंदुस्तान से करीब हो और इसके लिए ईज़ी हो। तो इस हिसाब से फिर कैपिटल कराची को बनाया जाता है और जितना जो स्ट्रक्चर होता है एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्टाफ होता है कराची के अंदर ही होता है क्योंकि कराची का पोर्ट होता है। तो जितनी ट्रेड हो रही थी कराची से होती थी, तो उस हिसाब से कराची काफ़ी डेवलप्ड था एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान। फिर इसी तरह जिन्ना जो है अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी देते हैं। फ़ॉरेन पॉलिसी में ये कहते हैं कि मुस्लिम उम्मा के साथ हमारे भाइयों जैसे ताल्लुकात होंगे और जिस मुल्क के साथ ज़ुल्म होगा, मज़ालिम होगा, पाकिस्तान उसके लिए खड़ा रहेगा। पाकिस्तान की कोशिश ये होगी कि अपने जो हमसाय मुल्क हैं, उनके साथ ताल्लुकात दोस्ताना रखे। इसके अलावा पाकिस्तान जो है दुनिया में अमन कायम करने वाला मुल्क बने। तो वो कुछ उनके एजेंडा होते हैं जो यूएन की चार्टर होती है उसको पाकिस्तान के फ़ॉरेन पॉलिसी में डालते हैं कि मतलब जितनी जो ह्यूमन क्राइम्स हैं उसको हम उसके हम अगेंस्ट जाएँगे और जितनी जो एक मुल्क जो है वेलफेयर स्टेट बन सकती है, जो फ़ॉरेन पॉलिसी उसकी होनी चाहिए, वो सारी जो है पाकिस्तान के लिए वो इम्प्लीमेंट करवाते हैं। फिर इसके बाद रिफ्यूजीज़ का मसला होता है सबसे बड़ा जो पाकिस्तान ज़ाहिर है जब आज़ाद हो जाता है तो बहुत से लोग पाकिस्तान माइग्रेट करना शुरू करते हैं। इसमें रिफ्यूजीज़ बहुत होते हैं जिसकी तादाद लाखों में होती है। जो हमने फर्स्ट जो इनिशियल प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान उसमें इसको डिस्कस किया था। तो रिफ्यूजीज़ का बहुत बड़ा मसला होता है, उनको वो आते हैं उनके पास ज़मीन नहीं है सोने के लिए, खुले आसमान में कहाँ सोएँगे? बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, बूढ़े भी हैं, बीमार भी आ रहे हैं।
फिर उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, लाशें भी आ रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है क्योंकि हिंदुस्तान जो है पैसा रोक लेता है उसका। फिर जंग होती है पाकिस्तान के साथ, लोग नहीं है, स्टाफ नहीं है, मशीनरी नहीं है, कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के पास। तो ऐसी सिचुएशन में रिफ्यूजीज़ भी आ रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि हम अपने मुल्क में जाएँगे, तो उनको मसला कैसा डील करना है, कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जो है वो रिफ्यूजी फंड के लिए जो है ऐलान करते हैं, लोग उसमें पैसे देते हैं। तो आप देखते हैं कि वो इस छोटे से अरसे में 24 घंटे काम कर रहे हैं और बीमार भी हैं। उनकी हालत ये है कि वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश, डॉक्टर उनको कहता है आप आराम करें, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि वो कैसे आराम करें? तो यहाँ से देखें उस बंदे को अपनी दर्द और तकलीफ से ज़्यादा कौम और मुल्क की पड़ी है, क्योंकि उसने इसको ऑन किया था। फिर आप देखते हैं मुल्क के लिए बैंक बनाया जाता है जो 1948 में, ताकि पाकिस्तान के पास एक बैंक भी उसका हो। करेंसी नहीं थी, इंडियन करेंसी को यूज़ किया जाता है, उसके ऊपर टप्पा लगता है उसमें एक तरफ हिंदुस्तान को तो दूसरी तरफ जिस पे स्टैम्प होता है तो पाकिस्तान में यूज़ होता है। इसी तरह आप देखते हैं फिर हमारे पास झंडा नहीं होता तो जो मुस्लिम लीग का झंडा होता है, उसको अमेंड किया जाता है, उसमें सफ़ेद जो है पोर्शन माइनॉरिटीज़ का डाला जाता है, फिर चाँद और सितारा जो है अपना डेवलपमेंट की निशानी होती है, वो उसमें डाला जाता है। तो आप देखते हैं बहुत सारी चीज़ें थी, लैंग्वेज का मसला आता है, बंगाली, उर्दू लैंग्वेज, तो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह यही कहता है कि अगर आप ज़बान पे आ गए तो पाकिस्तान में हर कोई ज़बान की बात करेगा और ये मुल्क सर्वाइव नहीं कर सकेगा। इससे बेहतर ये है कि हम ज़बान को छोड़ें और एक ही ज़बान को लें जो हमारी आइडेंटिटी बन सकती है, जो कि उर्दू है, तो उसको लेते हैं। तो इस तरह आप देखते हैं ऐसा-ऐसा पाकिस्तान के साथ बहुत सारे मसले थे जिन्होंने कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपनी ज़िंदगी में अपनी कोशिश कर के जितना उनसे हो सका उन्होंने किया। और बाकी जो है फिर वो उन्होंने अपने जानशीन जो थे उनके ऊपर ज़िम्मेदारी डाल दी कि उसके बाद वो जो है इस मुल्क को कंटिन्यू करें। तो आप देख सकते हैं कि इस छोटे से अरसे में कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने वो कुछ किया जो आजकल के लीडर्स 5 साल में, 10 सालों में नहीं कर सकते। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि उन्होंने मुल्क के लिए कितनी बड़ी कुर्बानियाँ दी। उन पे ऐतराज़ लगाया जाता है कि जनाब उन्होंने इलेक्शन नहीं करा, ये नहीं करा। तो टाइम कहाँ था कि वो इलेक्शन कराएँ? हालात ऐसे थे, लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं, लोग मर रहे हैं, खाने-पीने को कुछ नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, स्टाफ नहीं, तो इलेक्शन कहाँ से कराएँगे? तो कहना तो आसान है क्योंकि यहाँ बैठे हैं, लेकिन उस दौर में देखिए जिस तरह उन्होंने डील किया, उस टाइम तो ये था मुल्क की सर्वाइवल का इश्यू था। क्योंकि इंडिया और ब्रिटिश तो यही कह चुकी थी कि पाकिस्तान सर्वाइव नहीं कर सकेगा और मजबूरन ये हमारे साथ मिल जाएगा। तो इस सिचुएशन में सारी इस सिचुएशन जो इमरजेंसी थी, बस कागज़ नहीं है, कलम नहीं है, बिल्डिंग्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उस कंडीशन में मुल्क को चलाना और उसको अपने पाँव पे खड़ा करना, ये बहुत बड़ी चीज़ थी। अगर इस अरसे में हम देखें तो मैं यही कहता हूँ कि कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने वो कुछ किया जो आने वाली आजकल की जो लीडरशिप है जो इस तरह कर नहीं सकती। तो इस हिसाब से हम देखते हैं इस टॉपिक को कि कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के जो 13 महीने जो थे, वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा थे। अगर वो ना होते तो शायद पाकिस्तान अल्लाह ना करे शायद सर्वाइव ही ना करता। तो इस हिसाब से आप देखते हैं कि जो जिनका एज़ गवर्नर जनरल का टेन्योर था वो बहुत सक्सेसफुल था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको ज़्यादा टाइम नहीं मिला कि इस मुल्क को कंटिन्यू करें और उनके जो सक्सेसर्स थे वो उनकी उम्मीदों पे इस तरह नहीं उतर सके और बाद में जो है पार्टीज़ में रिफ्ट आ गई और हर कोई अपने मफादात के लिए आ गया और इस मुल्क को उन्होंने जो है इस कंडीशन में पहुँचा दिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।